तो अब मंच पे मेरे साथ होंगे प्रेम शुक्ला, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, हर कोई जानता है उनको, चर्चित चेहरा, और रोजाना डिबेट्स में आप उनको देखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर, मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी आपको। कमलजीत सहरावत हमारे साथ होंगी, जो कि लोकसभा मेंबर हैं भारतीय जनता पार्टी की, और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही आलोक शर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता, रोजाना आप देखते होंगे और बहुत बेहतर तरीके से जानते और पहचानते होंगे। और मुमताज अहमद किसी परिचय का मोहताज नहीं है, अहमद नाम से ही हर कोई समझ जाता है। अहमद पटेल जी की सुपुत्री हैं, उनको भी मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से कहूंगी सभी से कि मंच पर और जो बातें हों उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आजकल की जो राजनीति है वो इतनी रोचक हो चुकी है, और मैंने पहले भी कहा कि यूथ बहुत ज्यादा इसमें इंटरेस्ट लेता है, क्योंकि इंटरनेट का जमाना है। हम नए भारत की बात वैसे ही कर रहे हैं, और इंटरनेट के जमाने में यूथ को पता है, अपने अधिकारों के बारे में पता है, अपने विचारों के बारे में पता है। तो इन तमाम बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत मैं करना चाहूंगी, और शुरुआत कर लेती हूं मैं प्रेम शुक्ला जी से, और कमलजीत जी भी आ चुकी हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो ये मंच जो बहुत कुछ कहेगा, और लगातार सुबह से ये मेगा कॉन्क्लेव तो चल ही रहा है, और नए भारत की बात हो रही है। वो भारत जो मेरे सामने यूथ बैठे हैं उनका भारत है। तो जरा गौर यहीं पे फरमाइएगा और जरा ध्यान दीजिएगा कि ये बात आपसे जुड़ी हुई हो सकती है, नए भारत आपके भविष्य से जुड़ी हुई हो सकती हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि प्रेम शुक्ला जी से मैं पहले बात करूंगी, क्योंकि भाजपा की जब बात आती है तो 8 तारीख को नतीजे आए और बम्पर प्रचंड जीत प्रेम शुक्ला जी मिली। पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, उसके लिए बधाई के पात्र हैं। और काफी कुछ कहा था अरविंद केजरीवाल जी ने भी कि इस जन्म में तो नहीं हरा सकेंगे, लेकिन मोदी जी ने इसी जन्म में उनको हरा भी दिया। तो इससे बहुत सारी बात होती है, लेकिन जब हम नए भारत की बात करते हैं, और नए भारत में, क्योंकि दिल्ली में अब भाजपा की सरकार है, सटा हुआ हरियाणा तीसरी बार सरकार बनी, जो नहीं हो पाता, वो भी एक रिकॉर्ड टूटा। यूपी, क्योंकि हम दिल्ली एनसीआर की बात करेंगे, यूपी में आपकी सरकार है, राजस्थान में आपकी सरकार है। तो ये जो चारों तरफ आपकी सरकार इस समय छाई हुई है, नए भारत की हम बात करते हैं, और अब भारत कितना श्रेष्ठता की ओर जाने वाला है। सबसे पहले मैं भारत एक्सप्रेस की द्वितीय वर्षगांठ पर आप सबका अभिनंदन करता हूं। देखिए, भारत तो सतत प्रगति के मार्ग पर बढ़ता चला जाएगा, और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि 2047 तक 24 गुणा 7 140 करोड़ इस देश की जो जनसंख्या है, सबको साथ लेकर इस देश को विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक शक्ति ये बनाना हमारा ध्येय है, और निश्चित तौर पर उसमें हमको सफलता मिलेगी। पिछले 75 वर्षों में हमारे पूर्वजों ने जो काम किया है, जो आधारशिला रखी है, उस आधारशिला पर भारत के वैभव की गगनचुंबी इमारत खड़ी करना, यह हर भारतीय का लक्ष्य है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का तो लक्ष्य है ही, 140 करोड़ भारतीयों का भी यही लक्ष्य है, और इसमें जो है इच्छित सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो 2047 तक जो हम विकसित भारत का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं वो जरूर पूरा होगा। और जरा मैं आलोक जी से भी उनकी राय जान लेती हूँ, और फिर उसके बाद मुमताज जी, बेपनाह खूबसूरत, आपका भी मैं रुख करना चाहूंगी। आलोक जी, अब विकसित भारत की बात होती है, और इससे तो मैं गुरेज नहीं कर सकती, और मुझे लगता है आप भी नहीं कर सकते, क्योंकि चौतरफा जो कमल खिला है वो अपने आप में ये दिखा रहा है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है, जो सोच है, वो लोगों तक पहुंच रहा है और लोगों को समझ में आ रहा है। देखिए, कमल हमने तो सुना था कीचड़ में खिलता है, अब कुछ सालों से पता चल रहा है इलेक्शन कमीशन की हाथ की सफाई से भी कमल खिलता है। यही नया भारत है। आज वही नया भारत है
कि आज तमाम संवैधानिक संस्थाएं कटघरे में खड़ी हैं। आज ये वही नया भारत है जिसमें 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देकर पीठ थपथपाई जा रही। आज ये वही नया भारत है जो बेड़ियों और हथकड़ियों में जकड़कर अमेरिका से हिंदुस्तान भेज दिया जाता है और विदेश मंत्री पार्लियामेंट में खड़े होकर शर्मनाक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये वही भारत है, ये वही नया भारत है, ये वही नया सनातनी भारत है जिसके अंदर महाकुंभ के अंदर हजारों लोग मर जाते हैं। मैं अपने शब्द को वापस रिपीट करता हूं, हजारों लोग मर जाते हैं। कुछों को नदी में डाल दिया जाता है, कुछों को दबा दिया जाता है और हालत यह है कि 30 लोग मरे हैं, ये रिपोर्ट आती है। और ये वही डिजिटल नया भारत है कि उन 30 लोगों की अभी तक लिस्ट नहीं आती है। ये वही नया भारत है कि 88,000 का आज 1 तोला सोना बिक रहा है क्योंकि तमाम पोर्ट्स के ऊपर, हवाई अड्डों के ऊपर एक ही अडानी का कब्जा होता चला जा रहा है। ये वही नया भारत है कि जो देश के प्रधानमंत्री कहते थे कि जब रुपए की साख गिरती है तो दूसरी सरकार की साख गिरती है, प्रधानमंत्री की साख गिरती है। आज ही के अखबार में पढ़ के आया हूं नए भारत की नई खबर कि आज हालत यह है कि अमेरिका ने 40% इंपोर्ट ड्यूटी अपने यहां लगा दी है और डॉलर की कीमत आज 87 के पार चली गई है। ये वही नया भारत है, ये वही नया विश्व गुरु का भारत है जिसमें आज तक हमें अपने प्रधानमंत्री की डिग्रियों का नहीं पता है। ये वही नया विश्व गुरु का भारत है जिसमें महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। 89% बच्चे माल न्यूट्रिशन से पैदा हो रहे हैं। ये वही नया भारत है जिसमें लाल किले की प्राचीर से, संसद से होते हुए और चुनाव के प्राचीर तक हिंदू मुसलमान किया जाता है। आलोक जी, आपके पास लिस्ट बहुत लंबी है नए भारत की, लेकिन जरा मैं प्रेम जी आपसे बात करना चाहूंगी। कमलजीत जी मैं रुक करूंगी आपका भी, मुमताज जी आपसे भी बात करूंगी, लेकिन बड़ी लिस्ट दी उन्होंने, नए भारत की बात की, हाल ही में जो भगदड़ हुई उसको लेकर उन्होंने बात की कुंभ में। लेकिन सर मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जब महाकुंभ की बात होती है तो उसी भारत में जिसमें अब तक तकरीबन 45 करोड़ से ज्यादा लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और ये देखने को मिल रहा है कि वो वाकई में लोगों की आस्था का विषय। लेकिन अगर आस्था है तो क्या हजारों लोग मर जाएंगे? नहीं, जो आपका, लेकिन आपके जो सवाल आस्था अगर है तो क्या ये नहीं, आस्था अगर है तो क्या मृतकों की लिस्ट भी नहीं मिलेगी? ये कैसी आस्था है? माफ कीजिएगा, कई बार कांग्रेस ने आस्था को लेकर तो सवाल उठाए हैं, चाहे वो अयोध्या की बात हो या राम मंदिर की बात हो, लेकिन मैं जब आपके सवाल, सारे सवालों का और आरोपों का जवाब देंगे प्रेम जी। देखिए, कुछ लोगों को जो है भारत जब से सत्ता से बाहर गए हैं, भारत उनको अंधकारमय लगता है क्योंकि सत्ता की रोशनी उनसे बहुत दूर हो गई है। तो उनको अब जो है महाकुंभ में हजारों लोगों की मृत्यु हो गई ये कह रहे हैं, सारी लाशें 970 से अधिक लाशें जो हैं वो गायब हो गई और भारत के लोगों की समझ में नहीं आया। जब आज एक एक हाथ में कैमरे हैं तब भी भारत में लाशें गायब हो जा रही हैं, ये कल्पना, लेकिन करें क्या? 1952 का कुंभ था, आजादी के बाद पहला कुंभ था और पंडित जवाहरलाल नेहरू वहां भी प्रचार मंत्री बनकर पहुंच गए थे और हाथ हिलाते हुए कुंभ में निकले। लोगों की बड़े पैमाने पर मृत्यु हुई और नेहरू जी ने कह दिया भिखारियों की मौत हो गई, यानी जो कुंभ में स्नान करने गए वो भिखारी थे। तो जिनको कुंभ के स्नानार्थी भिखारी लगते हैं, जिनको सनातन, जिनके सहयोगी कहते हैं कि सनातन एड्स है, उनको कुंभ में गिद्ध भोज करने की इच्छा तो है और लेकिन वो इच्छा जो है पूरी नहीं हो पा रही, तो बहुत कसमसाए पड़े हुए हैं। हाँ, भारत की आज स्थिति यह है कि भारत अकेला देश है जो ब्रिक्स का भी सदस्य है और अमेरिका के साथ क्वाड का भी सदस्य है। आज भारत का परचम निश्चित तौर पर लहराता है कि रूस और यूक्रेन के युद्ध में भी भारत की भूमिका की तरफ हर कोई जो है आशा भरी निगाहों से देखता है। आज का भारत ये है कि भारत को जो है अंतर्राष्ट्रीय मसलों में भारत की अपनी भूमिका होती है। आज का भारत ऐसा है कि जिसके पासपोर्ट की वैल्यू है, एक जमाना वह भी था भारत का कि आप जो है भारतीय बड़ी दुकानों में जो है वो अगर चले जाए, जो मल्टीनेशनल कंपनीज के जो शॉप्स होते थे तो वहां भारतीय पासपोर्ट वालों को इस निगाह से देखा जाता था कि इस बेचारी की जेब में क्या होगा, इसको क्यों यहाँ प्रवेश करने दिया जाए। इस तरह की भी भारत के लोगों के बारे में, भारतीयों के बारे में निगाहें होती थी। उस भारत को भी देखा गया और उस भारत को भी हमने देखा है कि जब भारत की डिप्लोमेट को खोब्रागड़े थी, मैडम देवयानी खोब्रागड़े, उनका कैविटी चेक अमेरिका में होता था। उस भारत को भी हमने देखा है कि भारत में जो है हमारा प्रधानमंत्री
डॉक्टर मनमोहन सिंह जाकर कह देते थे कि बलूचिस्तान में हमारी भूमिका है, वहां जो आतंकवादी हमले हो रहे, और ये भी भारत था जब हमारा विदेश मंत्री जो है संयुक्त राष्ट्र में खड़े होकर किसी और के देश के नेता का भाषण पढ़ देता था। यह भारत भी हमने देखा है। तो प्रेम जी, तो मतलब दोनों के पास अपनी अपनी एक लिस्ट है, लेकिन एक बात मैं आप जानना चाहूंगी मुमताज जी आपसे, तो जो आरोप लगातार अभी लगाए आलोक जी ने, तो ये जनता तक नहीं पहुंच पा रहे, जनता नहीं समझ पा रही। हाल ही में दिल्ली में चुनाव हुए और उसमें जो रिजल्ट कांग्रेस का आया वो किसी को बताने की जरूरत नहीं, और सिर्फ हाल ही के चुनाव में, बल्कि इससे पहले तकरीबन 10, 12, 15 सालों से हम यही स्थिति देखते आ रहे हैं। तो जो कांग्रेस के पास एक फेहरिस्त है और जो कांग्रेस बार बार कह रही है कि भाई ये सब कुछ हो रहा है, ये है नया भारत, जैसा कि आलोक जी ने कहा, आप सहमत हैं? और जनता के पास तक वो नहीं पहुंच पा रहा है, कांग्रेस नहीं पहुंचा पा रही है। जी, ये जो अभी सत्ता में है, ये सिर्फ एक प्रचार की और भय की राजनीति है। अब भय जब मैं बोलूं तो बिल्कुल इलेक्शन कमीशन आपके साथ हैं, जितने इंस्टीट्यूशंस आपके साथ हैं, और प्रचार की मैं बात करूं तो आपने हर चीज पे कब्जा कर रखा है, मीडिया पे कब्जा कर रखा है, सोशल मीडिया पे। तो जो आप बताना चाहते हैं वही जनता देख रही है, और बिल्कुल हमारी बात लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है। अभी हमने आस्था की बात करी, तो क्या हर हिंदुस्तानी की आस्था जरूरी नहीं है? 48 घंटे से ऊपर लोग ट्रैफिक जैम में फंसे हैं, हजारों लोगों की मौत हो गई है। आप कह रहे हैं लाशें नहीं मिली, पर आप आंकड़े नहीं बता पा रहे हैं। वीआईपीओ का क्या, जो टाइम स्लॉट उनको मिलता है आप पहुंच जाते हैं, आपको मौका मिलता है कि आप दर्शन कर सके, आप अपने पूरे रिचुअल सही तरीके से पूरे कर सके। तो ये हर हिंदुस्तानी का हक नहीं बनता? आम आदमी जो है आज भी रोड पे, सड़क पे भटक रहा है सिर्फ महाकुंभ में पहुंचने के लिए। तो ये क्या बराबरी का हक, बराबरी का न्याय है? आप अगर बात करते हैं कि अंधकार से निकला है हिंदुस्तान, तो जिस हालत में हिंदुस्तान आजाद हुआ था, आप नेहरू जी, अंबेडकर जी, महात्मा गांधी जी, इन लोगों की जो अच्छाइयां थी, जिस हालत में देश को आजाद किया और जिस हालत में देश को 70 वर्ष में पहुंचाया, आपने क्या क्या देखा उस वक्त में? हिंदुस्तानी जो एक है स्पेस में पहुंच गया। आपने वॉर जीती चाइना से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आईटी रेवोल्यूशन। तो क्या ये सारा कुछ नहीं हुआ 2014 के बाद ही हुआ? कांग्रेस ये लिस्ट में मैं ये युवाओं को पूछना चाहती हूँ, अगर आप नए भारत की बात करें तो नए भारत में अपराधी माला पहनते हैं और पीड़ित इंसाफ के लिए दर दर भटकते हैं। नए भारत में ट्रोल आर्मी की जय जयकार होती है और सच्ची पत्रकारिता बेरोजगारी में मार झेलती है। नए भारत में विकास कम और धार्मिक समुदाय की जगह पर खुदाई ज्यादा होती है। नए आईआईटी, नए एम्स नहीं बन रहे हैं, बस आप नीचे खोद रहे हैं। नए भारत में डिग्री वालों को नौकरी नहीं और जुमलेबाजी वालों को सत्ता मिल जाती है। नए भारत में नफरत तेजी से फैलती है और एकता दम तोड़ती है। ठीक है, मैं कमल जी से सारे जवाब लूंगी। कमलजीत जी, ये नए भारत की जो तस्वीर बार बार अब कांग्रेस की तरफ से आप लोगों के सामने पेश की जा रही है, चाहे उसमें बेरोजगारी की बात हो, उसमें आस्था की बात हो। हालांकि कांग्रेस को मैं जरूर कहना चाहूंगी, जब भी राम मंदिर का जिक्र आता था तो खुद कपिल सिब्बल जी ने ये बात कही थी कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है, और बाद में उसके बाद जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो वहां भी जाने से मना कर दिया गया। तो ये भी बहुत सारे सवाल उठते हैं। लेकिन जो तमाम आरोप नए भारत की बात ये कहा है कि राम का अस्तित्व नहीं है, ये कपिल सिब्बल जी ने ये बात कही थी। कहाँ कही थी? ये बात उन्होंने कही थी, आप कहीं रिकॉर्ड पे नहीं कि राम का कोई अस्तित्व। फैक्ट्स को ठीक रखिए। केवल एक एफिडेविट जो दिया गया था, आपने उसकी बात की कि राम सेतु है कि एक मिनट, उसका साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। वही बात महेश शर्मा ने 16 जुलाई 2016 को संसद के पटल पर कही कि सीता मां का जन्म कहां हुआ था, इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस हमारे पास नहीं। साइंटिफिक एविडेंस नहीं होना, काल्पनिक बता देना, ये मीडिया के लोगों को, साथियों को बहुत अच्छा लगता है। नहीं, कपिल सिब्बल जी का स्टेटमेंट अगर कहीं पर है तो आप चला कर दिखाएं उसको। वो ना कांग्रेस पार्टी थी उसमें, ना कांग्रेस की तरफ से वकील थे, ना बीजेपी पार्टी थी, ना बीजेपी की सरकार पार्टी थी। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि राम मंदिर का जितना राजनीतिकरण बीजेपी ने किया वोटों के लिए, वो पूरे देश ने देखा। और किसी से मत जाइए, केवल 4 शंकराचार्य जो सवाल पूछ रहे हैं उनका केवल जवाब दे दे बीजेपी। चारों शंकराचार्यों का नाम बता दो, नहीं, चारों शंकराचार्यों का नाम बता दे जो सवाल पूछ रहे हैं। चारों शंकराचार्यों का नाम बता दे जो सवाल पूछ रहे हैं। जरा बता दे चारों शंकराचार्यों को। मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं कहता हूँ मैं अज्ञानी हूँ, मैं प्रभु कह रहा हूँ मैं तो अज्ञानी हूँ। चारों शंकराचार्यों का सारा ज्ञान झूठ बोलते हैं। अरे भाई, झूठ,
सामने झूठ है सफेद भाई? झूठ, क्या झूठ है? बताइए ना, क्या झूठ है? चारों झूठ क्या है वो बताइए आप मुझे। ठीक है, कौन ठीक सा है, ठीक है। नहीं, शंकराचार्य? झूठ आप मुझे बताइए ना, चारों क्या? का नाम बताइए। चारों शंकराचार्य में से एक भी नहीं गया, चारों ने सवाल चारों का नाम उठाए बता कि बिना दीजिए, राम नहीं मंदिर है। का पूरा हुआ अरे उद्घाटन कितना कैसे झूठ होगा? बोलेंगे, कितनी लंपटाई करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हिंदुत्व का राजनीतिकरण करना केवल नहीं, बीजेपी ने हिंदुत्व सीखा। को गरियाना, जब हिंदुत्व को अरे भाई, आप लोग हिंदुत्व की बात करेंगे। हिंदुओं को आतंकी कहना, आप लोग भी और वो हिंदुत्व की माइनस बात कुल करेंगे। कहेगी, जिसमें बिल्कुल नहीं स्वीकार किया जिस जाएगा। व्यक्ति को कहते हैं कि हिंदुत्व जिसने को गोलियां गरियाना, चलाई, कैसे हम जिस व्यक्ति को अस्वीकार कहते हैं कि करते आपने और जो हिंदुत्व को कि गरियाना, हिंदुत्व के लिए उसकी हिंदू छाती आतंकवाद पर का चढ़कर शब्द का भगवा इस्तेमाल डालेंगे। किया, ये वो तय आपके किया यहाँ है। पर केंद्र में मंत्री बना इस भारत ने तय आर किया के है। सिंह। आलोक, और आज आलोक। वहां पर हनुमान मंदिर में ट्रस्ट का चेयरमैन कौन आलोक है? जी, आलोक वो जी। वही व्यक्ति है जो मुलायम सिंह के यहाँ पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, जिसने गोली आलोक, चलाने के चलिए, आदेश थोड़ा दिए दूसरी थे। तरफ हम आप लोग भी डाइवर्ट होते हैं। सनातन की बात क्योंकि करेंगे। जब आस्था सनातन की हम नहीं ठीक करेंगे है। तो कौन करेंगे? ठीक है। चर्च खोलने वाले, प्रेम जी आधिकारिक निवास में चर्च मेरा खोलने वाले सवाल तय करेंगे। सुनिए सर, 30 मेरा- लोगों की सनातनियों की कौन मृत्यु हो करेगा? गई हम और उसके बाद करेंगे। उसकी लिस्ट तक जारी नहीं कर सकते। लिस्ट आप जारी सनातन हुई, की बात करेंगे। आपको गिद्ध भोज करना है। सनातन को बेचने का काम करते हैं आप, इससे आगे मैं- कुछ नहीं मैं- करते। मैं- सनातन को कोई बेच नहीं सकता है। आज भी- अरे रोजा इफ्तार करने वालों, सनातन को कोई मेरा बेच नहीं सवाल, सकता है। प्रेम जी, प्रेम जी, प्रेम जी, आप प्रेम जो जी। है कुंभ पर जो टैक्स लगाते थे और जो हज को जो है सब्सिडी देते थे, वो हमको सिखाएंगे सनातन बेचा जा रहा है। ठीक है, आप थोड़ा डाइवर्ट कर लेते हैं क्योंकि माहौल इतना गर्म हो रहा है, हम ये नहीं चाहते हैं। कमलजीत जी, आप जरा बताइए, और थोड़ा हम मुद्दा थोड़ा अलग करते हैं क्योंकि बहुत सारी और बातें हैं। बात बेरोजगारी की भी हुई और ये कहीं ना कहीं बात माननी होगी कि हाँ, बेरोजगारी है, बेरोजगारी दर ज्यादा है और जरूरत है उस तरफ ध्यान देने की। विश्व का सबसे बड़ा देश, आज तो हमारी जनसंख्या भी 1 नंबर पर है। 140 करोड़ भारतीय, तीसरी बार अगर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बना देते हैं, आज भारत के मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में भाजपा मेजोरिटी से है, सबसे ज्यादा जिसके सांसद हैं, विधायक हैं, निगम है। और अगर कुछ लोग कह रहे हैं कि नया भारत, तो नए भारत को आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। और जिसने इस जनता जनार्दन को लाइटर मोड पर लेने की कोशिश की, जनता जनार्दन उनका यही हाल करती है, जो कि प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने आया। जनता को हम भगवान के रूप में मानते हैं, जनता की हर भावना को लेकर हम काम करते हैं। और इसीलिए जो आलोक जी ने कहा नया भारत ये है, नया भारत ये है, आलोक जी, नया भारत वो है जब कोविड की वैक्सीन पूरे भारत में 250 डोजेस फ्री दे दी जाती हैं और 100 से ज्यादा देशों में फ्री भेज दी जाती हैं। और प्रधानमंत्री जी विदेश में जाते हैं तो वहां के राष्ट्रपति कोशिश करते हैं कि उनके पैर छू पाए। ये नया भारत है। आज नया भारत, जैसा कि प्रेम जी ने कहा कि चाहे वहां की सरकार या उग्रवाद के बीच में सीरिया की हमने लड़ाई देखी हो, हमने अफगानिस्तान का गृह युद्ध देखा हो, हमने रशिया यूक्रेन की लड़ाई देखी हो, जब भारत के साथ पड़ोस के देश के बच्चे अगर तिरंगा हाथ में लेकर आ जाते हैं तो नया भारत ये है। आज नया भारत वो है जिसे आप लिखने पढ़ने में साक्षर नहीं बना पाए, लेकिन उत्तराखंड के एक बिल्कुल कोने पे बैठा हुआ व्यक्ति फेसबुक, यूट्यूब चला रहा है, वो डिजिटल साक्षर है। तो नया भारत ये है। आज अगर उत्तराखंड में हम 50 रुपए की मैगी, लेह लद्दाख में मेरा भी जाना हुआ, 50 रुपए की मैगी खरीदते वक्त जब उन्हें पेटीएम से भुगतान किया, तो नया भारत ये है। तो दुनिया कैसी, मेरे जैसी। नया भारत तो बदल बहुत चुका अच्छी है। बात की। मैं केवल छोटा सा उत्तर देता हूं। मेरी बहन है, पड़ोसी भी हैं, हमारे पारिवारिक संबंध भी हैं। मैं केवल ये कहना चाहूंगा, पहली बार देश के प्रधानमंत्री ऐसे होंगे जो अपने न्योते का इंतजार करते रहे, विदेश मंत्री वहां हफ्ते तक बैठे रहे। क्या पहले अमेरिका में ऐसा हुआ? कभी नहीं हुआ। पहली बार देश के प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने चीन के घुसपैठ के बाद भी क्लीन चिट दी। पहली बार कोरोना में लाखों लाशें गंगा के किनारे अंतिम संस्कार को नहीं पा पाई। लाखों, पहली बार ऐसी सुनना बात, इनके मैं फिर फिगर। कहूंगा लाखों लाशें। फिगर सुनना इनका। मैं फिर कहूंगा 52 लाख से झूठ ज्यादा कैसा लोगों बोला की जाता मृत्यु है? हुई है। सुनो इनसे। आप सुनिए ना, सुनिए का धैर्य रखिए आप। पहली आपके बार झूठ ये तो हम हुआ। लोग 70 साल से अरे भाई सुन रहे हैं। सुन तो लीजिए ना, सुनने का धैर्य रखिए। दिक्कत ये सरकार में सुनने की उन्होंने आदत धैर्य रखा, अब जनता नहीं रख रही दिक्कत है। ये है कि इसमें सरकार डबल सुनना हैट्रिक नहीं हो रहा है चाहती जीरो है। का। ये गूंगी और बहरी सरकार है। आज हालत यह है कि 450-500 रुपए जो लेबर के रेट 10 साल पहले थे, वही आज चल रहे हैं। आज पहली बार इन्होंने कहा, अभी बात हुई कि पासपोर्ट की,
हमारे पासपोर्ट की जो इंटरनेशनल वैल्यू है वो 9 स्थान गिरी है। 25 लाख लोगों ने पासपोर्ट वापस सरेंडर कर दिया है। हिंदुस्तान का पासपोर्ट मुझे 25 बता दो जो उन्होंने अमेरिका का सरेंडर करके हिंदुस्तान का ले लिया हो। दुर्भाग्य यह है एडवर्टीजमेंट की, जुमलों की सरकार है। 2 लाख रोजगार आएंगे, भाइयों बहनों मित्रों 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, 2022 तक सबको मकान मिल जाएगा, सबके घर में नल होगा, नल के नीचे जल होगा, उसमें बाल्टी होगी, बाल्टी में डब्बा होगा। अरे भाई अब कब तक बेचोगे टेलीप्रॉम्प्टर को? मुद्दों पर आओ। एनीमिक कितनी महिलाएं हैं? पार्लियामेंट में आंकड़ा रखा गया है। एनीमिक महिलाएं 14 साल से 49 साल तक की 67% महिलाएं एनीमिक हो गई हैं। 5 किलो राशन देकर आप कहते हो कि ज्यादा बच्चे वालों को वोट मत देना, मंगलसूत्र छिन जाएगा, भैंस छिन जाएगी। ये देश के प्रधानमंत्री मुजरे तक की बात करते हैं। पहले देश के प्रधानमंत्री हैं, लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलते हैं, झूठों के शहंशाह हैं वो। आप कहते हैं नए भारत की बात, हम पूछना चाहते हैं। इन्होंने अभी कहा इलेक्ट्रोल बॉन्ड का पैसा किसने खाया? ये सनातनी बात करते हैं, मैं सनातन पर ही बात करता हूं। बीफ कंपनियों से पैसा किसने लिया? पीएम केयर फंड का पैसा अंदाजा किसने नहीं बताया? हिसाब किसने नहीं दिया? नोटबंदी का हिसाब किसने नहीं दिया? 99.9%। अरे टोटल तो बता दो। पहली बार इलेक्शन कमीशन है 10 दिन बाद आंकड़े बताता है, क्योंकि पिट्ठू बैठा दिए गए हैं इलेक्शन कमीशन में। कहां है आज वो अन्ना हजारे जो भाजपा का पिट्ठू था, दिल्ली को बेड़ा गर्क करके चला गया। केवल और केवल आरएसएस झूठ का प्रचार करती है, झूठी सरकार है। और पूरे देश को जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी और इलेक्टोरल बॉन्ड्स के चक्कर में फंसा दिया गया है, देश कभी इनको माफ नहीं करेगा। और चुनाव जीत लेना धांधली से बहुत बड़ी बात नहीं होती है। केवल आप हिंदू मुसलमान में देश को बांटते रहें, 4 वकील आप पकड़ लें, कभी इस कोर्ट में एप्लीकेशन लगवा दें, कभी इस पे लगवा दें, कभी आप कहें कि आज बुलडोजर चलेगा। मैंने बुलडोजर की पिटीशन लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में। 17 लाख मकान गिरा दिए गए। एक बच्चे ने अगर रेप किया है, उसके मां बाप का क्या कसूर है? उसके बच्चों का, उसकी बीवी का क्या कसूर है? केवल हिंदू मुसलमान करने के लिए आपने बुलडोजर का इस्तेमाल किया। यही नया भारत है। इस नए भारत में पढ़ाई से इनको एलर्जी है, विद्या से एलर्जी है। कल ही यूजीसी का एक ऑर्डर आया है, कल ही बता रहा हूं मैं कि पीएचडी और नेट करने वालों के 15 से 20 हजार रुपए सैलरीज कल ही कम हुई है। लगभग 1 लाख प्रोफेसर के ऊपर असर पड़ेगा। लेकिन बात मत कीजिएगा, विश्व गुरु साहब है, मोदी जी का भारत है, सवाल मत पूछिएगा। ठीक है। एक जो ये आरोप, जब बात इलेक्शन कमीशन की आती है और ये बीजेपी पर बार बार लगता है, मैं ये बात जरूर करूंगी और विपक्ष की भी बात होगी कि हमारा विपक्ष कितना मजबूत है, इस पर मैं बात करूंगी। मैं फिर आपका रुख करूंगी। जरा कुछ यूथ है वो कुछ पूछना चाहते हैं, बहुत अच्छा होगा कि यूथ से बातचीत होगी। आप अपना नाम बताएं और पूछें सवाल। सर, मेरा नाम शुभम राय है, मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ। सर, मेरा क्वेश्चन कांग्रेस के प्रवक्ता से है। सर, क्यों सर कांग्रेस एंटी विरोधी होती जा रही है, सर एंटी इंडिया होती जा रही है? सर, जो सर क्या कहते हैं एलओपी हैं सर हमारे राहुल गांधी, वो बोलते हैं कि हमारी लड़ाई के इंडियन स्टेट से। देखिए, 2 शब्द हैं, एक स्टेट शब्द होता है, एक नेशन होता है। राष्ट्र से लड़ाई नहीं। स्टेट शब्द होता है स्टेट की जो मशीनरी, इलेक्शन कमीशन है, तमाम चीजें जो बीजेपी ने अपने कब्जे में ले ली। मीडिया का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो पूरी तरह से एडवर्टीजमेंट लेकर मोदी नामा सुबह से शाम तक पढ़ता है, उस स्टेट से लड़ाई है हमारी। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे देशद्रोही शब्द चला दिया जाता है। स्टेट और नेशन में क्या फर्क होता है? दोनों में स्टेट गवर्नमेंट के लिए यूज किया जाता है, नेशन राष्ट्र के लिए। राष्ट्र के विरोध की बात नहीं की। और जिन लोगों ने अंग्रेजों की मुखबरी की हो, वो हमें राष्ट्र भक्ति का पाठ ना पढ़ाए। दोबारा पढ़िएगा आप जरा। कन्हैया से नहीं थी क्या? कन्हैया पहली डेट पर किसने उसको जमानत दे दी? कहां है वो वीडियो? कन्हैया मेरी बहन मुझे केवल ये बताइए, मेरी बहन मुझे बताइए, अगर उसने देशद्रोह का काम किया तो छुट्टा क्यों घूम रहा है वो? इतनी कमजोर सरकार है। यही भारत के संविधान की सबसे बड़ी खूबसूरती है। सबको जमानत मिलती है, सब बाहर होते हैं, लेकिन क्या आप उनकी स्टेटमेंट? मेरी बहन मुझे केवल ये बता दीजिए, मेरी बहन मुझे केवल ये बता दीजिए, अगर उसने देशद्रोह का काम किया था तो वो छुट्टा क्यों घूम रहा है? देखिए, जमानत पर सारी दुनिया बाहर रहती है, उसमें कोई बात नहीं है। जमानत तो सोनिया गांधी भी जमानत मिलती, आज तक वो सीडी नहीं आई। डॉक्ट्राइन सीडी है वो। मुमताज जी का रिएक्शन में, और अगर वो डॉक्ट्राइन सीडी नहीं है तो भारत एक्सप्रेस चैनल उसको चलाए। आऊंगी और अब थोड़ा सा माहौल को थोड़ा सा ठंडा करेंगे, क्योंकि अब बात थोड़ी सी, क्योंकि टेक्नोलॉजी की बात हुई, उस तरफ भी मैं ध्यान खींचना चाहूंगी। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं बहुत सरल शब्दों में ये कहूंगी, आपने शुरुआत करी नए भारत की, आपने शुरुआत करी युवाओं की, और ये युवा जो है हमारे भविष्य है।
अभी जो पहला सवाल यहाँ से आया, उन्होंने ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जिस तरीके से डॉक्टरेट करते हैं कि राहुल गांधी ने स्टेट पे हमला किया, देशद्रोही होते हैं। मैं ये पूछूंगी आपसे, अभी आपने महाकुंभ के टैक्स की बात करी, पर जो प्रेशर और जो टैक्स बर्डन आम जनता के ऊपर है उसकी बात हमने करी नहीं। अगर हम नया भारत बनने जा रहे हैं, विकसित भारत बनने जा रहे हैं, आज 80 करोड़ जनता को आपको फ्री में राशन देना पड़ रहा है 11 वर्ष की सरकार के बाद भी। आप भूखे मार रही थी। और वो राशन जो है, भूख के राशन अगर का आप भी विरोध। देखेंगे तो गांव की महिला के दिखाती है कंकड़ पत्थर की तरह वो चावल है। आपको बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि आपको फ्री में राशन देना पड़ रहा है। हम ये सब मुद्दों की बातें नहीं कर रहे। आज भी इस मंच पे अभी हम धर्म की राजनीति करने की, और उसी पे जनता ताली बजा रही है। लेकिन ये टैक्स- सबसे बड़ी दुख की लेकिन बात है। टैक्स की बात करें तो एक बड़ी राहत मिडिल क्लास को मिली थी। देखिए, देश 11वें नंबर से 5वें नंबर की इकोनॉमी बना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर नहीं बना है। ठीक है, नहीं, मैं इस पे भी एक छोटा सा, मेरी बहन है, मैं एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन दे दूं। अगर हिंदुस्तान में सरकार नहीं भी होगी, एक समय पर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमारी बनेगी, और 3 ट्रिलियन इकोनॉमी 2018 में बननी थी अगर फैक्ट्स को पढ़ा जाए, चिदम्बरम जी की स्पीच संसद में सुनी जाए, और इकोनॉमिक सर्वे खुद अपना पढ़ लें ये लोग। 2018 में जो 3 ट्रिलियन इकोनॉमी बननी थी हमारी, वो 2022 में आकर बनी। दुर्भाग्य ये है कि आज सबसे ज्यादा पलायन है, आज सबसे ज्यादा महंगाई है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। आज डॉलर की तुलना में रुपया कहां जा रहा है किसी को कोई चिंता नहीं है। हिंदू मुसलमान करते रहिए, अब्दुल को टाइट करते रहिए, वोट लेते रहिए। चलिए देखिए, जो लोग सुनिए, आप देखिए, मैं लगातार वो बोल रहे हैं, मैं और आपको नहीं, पता है, गलत आप ही के बात है। पास आऊं। ये तरीका मैं गलत आप ही नहीं, के- मुझे मेरी नहीं। बात रखने दीजिए। गलत बात, जिन लोगों ने 10,000 सिखों का नरसंहार किया हो, वो सांप्रदायिक सद्भाव की बात करते हैं। जिन लोगों ने 10,000 मराठियों का नरसंहार किया और एक FIR नहीं दर्ज की हो, नेहरू की उस निशंसता वाले, ये जो है सांप्रदायिक सद्भाव की बात करते हैं। जिनके प्रधानमंत्री पद के लोभ में 15 लाख हिंदुओं का कत्लेआम हो गया हो, वो सांप्रदायिक सद्भाव की बात करते हैं। मीडिया की वो बात करते हैं। अहमद पटेल जो है इस देश के जो है प्रधानमंत्री के सलाहकार, कांग्रेस के राजनीतिक सलाहकार थे। मैं खुद गवाह हूं। हसन अली के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस राम जेठमलानी ने की, 2013 की बात है, और सारी की सारी मीडिया आके खड़ी हुई। एक मीडिया ने एक खबर नहीं चलाई। क्या बात करते हैं आप? प्रेस क्लब मुंबई में राम जेठमलानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सारी प्रेस की ओबी बहन खड़ी, एक खबर चलाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। ये मीडिया की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। ये मीडिया की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। जो मजरू सुल्तानपुरी एक गीत लिख देते हैं तो उनको जेल भेज देते हैं। जो किशोर कुमार एक गीत गा देते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। ये मीडिया स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। जिन्होंने आपातकाल में जो है डीएम को बैठा दिया, वो पेपर पहले, वो जब पेपर को कहेगा कि ये पेपर छप सकता है, तब समाचार पत्र प्रकाशित होते थे। ये स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। अब एक लाइन बोलना चाहती हूँ। ठीक है, अगर ये सब गलतियां कांग्रेस ने करी तो आप क्यों दोहरा रहे हैं? आप तो नया भारत लेकर आ रहे हैं, तो आप कुछ नया कीजिए ना। आज मीडिया रोज बातें कर सकता है, खुलकर बातें कर सकता है। देखिए, यही कांग्रेस का शासन था। यूपीए 1 और यूपीए 2G घोटाला हो गया। पूरे हिंदुस्तान के मीडिया ने 2.5 महीने तक हमारे नाक में दम रखा। अरे सुप्रीम कोर्ट ने सुनिए ना भाई आदेश जरा, दिया। मैं आपके बीच में नहीं बोला, सुप्रीम शांत कोर्ट ने रहिए। आदेश दिया एक मिनट भाई, शांत इसकी रहिए ना जांच भाई, पे। मैं आपके बीच में नहीं बोला। अगर हम रोकना चाहते रोक सकते थे, हमने नहीं रोका, हमारी आदत नहीं। 2.5 महीने के बाद और इनकी सरकार आई, 2G में सबको बरी कर दिया। सरकार ने बरी कर दिया। भाई सुनिए ना भाई, सरकार ने बरी कर दिया। अरे भाई तोते ने सुनिए बरी ना, करवा सरकार दिया। ने बरी किया, सरकार ने सीबीआई ने बिल्कुल बरी नहीं बरी किया, किया। सीबीआई तोते ने ने बरी तोते किया। का एक मिनट कुकर, सुनिए, देखिए, जिसको तोता बना आपको रखा था अगर आपने। आपको ज्ञान नहीं है तो सुन लीजिए। नहीं, आपके बता अज्ञान दें। का अरे तो भाई भी मैंने सुन- पर्दा खोला। दिक्कत तो यही है ना, आप एक तरफा चाहते हैं देश को चलाना। मैं कहता हूं आप चला रहे थे और अरे हमने भाई दुतरफा किया। सीबीआई ने केस रजिस्टर किया, सीबीआई ने बरी किया, कोलगेट में भी और 2G में भी। और तीसरा केस था निर्भया। सीबीआई अदालत अरे भी भाई सुन सुन लीजिए। तो लीजिए ना प्रभु, सुन तो लीजिए। सीबीआई होम अरे मिनिस्ट्री आपका झूठ थी तो सुन रहा है। सीबीआई ऑटोनॉमस बॉडी नहीं है, गृह मंत्रालय के डायरेक्टली अधीन है। आपको ये नहीं भी पता झूठ। तो साथ में सांसद बैठिए। सीबीआई कभी रहा ही नहीं है। अरे भाई, प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन है, ये भी झूठ। आदमी है भाई, इनका CBI अज्ञान भी जो है कितना भयंकर है। सीबीआई, आईबी, रॉ तीनों ही गृह मंत्रालय के डायरेक्टली अधीन है। साथ में सांसद बैठी हैं, उनसे पद समझ लेना बात। सीबीआई बिल्कुल अरे गृह सुन तो मंत्रालय लो के भाई, अधीन अभी जरा नहीं है। रुक जी। निर्भया केस हुआ था इस देश के अंदर, ऐसा मीडिया ने दिखाया था जैसे कांग्रेसियों ने रेप कर दिया। क्या सच था कि नहीं था? आज जहां पर बसें लेकर लोग राजपथ पर चढ़ पहुंचते थे और नारे लगाते थे कांग्रेस के खिलाफ, आज वहां बसें जा नहीं सकती, वहां बैरिकेडिंग है।
हमने निर्भया का इलाज सिंगापुर तक कराया, लेकिन इनके यहां क्या हुआ है? हाथरस, उन्नाव, कठुआ, आए कठुआ के आरोपी एक से एक नए रेप केस होते हैं। क्या हिंदुस्तान का मीडिया उस तरह से उन आवाजों को उठाता है? नहीं उठाता है। एक चाइना बॉर्डर पर हिंदुस्तान का कैमरा गया हो तो मुझे बता दीजिए। मुद्रा पोर्ट के ऊपर लाखों करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जाती है, एक हिंदुस्तान के किसी एंकर ने जाकर वहां शो किया हो तो बता दीजिए। अहमद पटेल जी आज नहीं है, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि अहमद पटेल जी ने कभी मीडिया को कंट्रोल करने का प्रयास नहीं किया। दूसरी चीज, इमरजेंसी के लिए हमने माफी मांगी कि उसके तरीकों में गलती थी, लेकिन क्या उस समय पर मीडिया का जो व्यवहार था वो ठीक था? टाइम्स ऑफ इंडिया का और जो हिंदू न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज क्या था? सुनो, जमाखोरों की मदद अगर मीडिया करेगा तो हम आवाज उठाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान की जनता आपसे और हमसे ज्यादा समझदार थी। इमरजेंसी के तुरंत बाद 1980 में वापस कांग्रेस आई और जनसंघ भाग गई और जनसंघ का नाम बीजेपी हो गया। क्या ये सच नहीं है? दर्शक भी कुछ पूछना चाह रहे हैं और एक में बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिस पे मैं बात करना चाहूंगी, और वो मुझे लगता है देश के यूथ के लिए और सरकार के लिए और हर किसी को उस पर बात करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले आपका सवाल मैं लूं, उसके बारे में बात कर लूं। थोड़ा सा इंतजार सर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वो मुद्दा है। क्योंकि जब हम बात करते हैं यूट्यूब की, फेसबुक की, टेक्नोलॉजी की, और अभी एक मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है, रणबीर आलूवालिया ने एक इलाहाबादिया ने, माफ कीजिएगा, एक ऐसा भद्दा सवाल एक शो में पूछा जिसके बाद अब पूरे देश में उसी की चर्चा है, समय रैना का वो शो। और उसके बाद अब सवाल ये उठता है कि जो इस तरीके का भद्दा कंटेंट है, क्योंकि हर किसी के हाथ में मोबाइल तो है, लेकिन ये यूथ क्या देख रहा है उस मोबाइल में, ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? तो इस पर लगाम लगना कितना जरूरी है, इस तरह के शो जिसमें खुलेआम गालियां और अभद्र टिप्पणियां और अभद्र सवाल किए जा रहे हैं। देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है इस देश ने के संविधान ने गारंटी की है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे स्वच्छंदता, अश्लीलता, अभद्रता, भारत का संविधान बिल्कुल इसकी अनुमति नहीं देता है। और हमारी जितनी भी एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनका दायित्व है और उस दायित्व का निर्वाह करती भी हैं कि जो कोई अश्लील, फूहड़ कंटेंट अगर सार्वजनिक प्लेटफॉर्म से डालता है वो कार्रवाई का पात्र है। लेकिन देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि यूथ बहुत जल्दी कनेक्ट होता है। आप समझ पाएंगे इसे? एक सवाल, ठीक है, बिल्कुल जो हुआ बिल्कुल गलत हुआ और आज पूरा देश इस वाक्य के बारे में बात कर रहा है, पर हेट स्पीच का क्या? उस पर तो जनता ताली बजा रही है क्योंकि आप उनको वही दिखा रहे हैं और आप उनको वही समझा रहे हैं। तो हेट स्पीच पे क्यों नहीं देश उसी तरह रिएक्ट करता है? पर भी होना चाहिए, लेकिन मैं ये मुद्दा मैंने इसलिए उठाया है क्योंकि ये बहुत गंभीर मुद्दा है। इस तरीके का कंटेंट, क्योंकि हम लोग घंटों बैठ के रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं या ये यूट्यूब में कुछ ना कुछ देखते रहते हैं। यूथ बहुत इत्तेफाक रख रहा होगा और ये मैटर जरूर यूथ को पता होगा। जिस तरीके का कंटेंट और जिस तरीके का सवाल पूछे गए थे, वो भारत की गरिमा, भारत की जो संस्कृति है उस पर इतना बड़ा वार करता है। इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है और मुझे लगता है हर किसी की जिम्मेदारी है। आलोक जी, इस बात से बिल्कुल सहमत होंगे आप? देखिए, बिल्कुल इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। शब्दों की, भाषा की गरिमा सभी लोगों को ध्यान रखनी होगी, चाहे वो राजनीति के परिप्रेक्ष्य में हो और चाहे वो मीडिया जगत में हो और चाहे वो लोग जो अभद्र भाषा का उपयोग करके रातों रात सुर्खियां बटोरना चाहते हो, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है, जिन लोगों ने धर्म संसद के नाम पर दूसरे धर्म को गालियां दी वो छुट्टे घूमते रहे। जिन लोगों ने देश के एक पार्टी के लिए अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया, जब देश के प्रधानमंत्री 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहेंगे तो इन यूट्यूबर्स को कौन रोकेगा? चलिए, तो इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। और जो आरोप अब लगाया है, और क्योंकि बहुत आरोप आप लोगों पर लगते हैं, मैंने जिसकी एक बात की कि इलेक्शन कमीशन का आरोप, कि भाई आपके हिसाब से चलता है इलेक्शन कमीशन आज का? ईवीएम तो आप लोग अपने हिसाब से चला ही लेते हैं क्योंकि बाद में ईवीएम में खोट भी निकल आता है। क्या कुछ आप लोगों की तरफ से? इंडी गठबंधन बनता है, एक दूसरे से विचार नहीं मिलते, विचारधारा नहीं मिलती, स्वभाव नहीं मिलता। देश की सबसे बड़ी पार्टी जिसको अपने इतिहास पे गर्व होना चाहिए, वो ऐसे लोगों के साथ गठबंधन कर लेती है जो उन्हें रोज गालियां देते थे। और खासकर मैं दिल्ली की बात करूं क्योंकि मैं सांसद दिल्ली से हूं, उनके साथ मिलकर चुनाव भी लड़ लिया जाता है और कम सीटों पर समझौता किया जाता है। मेरा यहाँ पे मानना है कि क्या हमें अपनी विचारधारा पे भरोसा नहीं था? समय ऊपर नीचे होता है सॉरी, लेकिन क्यों अपनी विचारधारा से समझौता करते हैं?
ये सिर्फ सत्ता का खेल है, इतनी ही बात है। क्या आलोक जी, मेरा सवाल भी, क्या आपको नहीं लगता विपक्ष अपनी भूमिका बहुत मजबूती से नहीं निभा पा रहा? और मैं खास तौर पर कांग्रेस की बात करूं, हमने तो बचपन देखा है, कांग्रेस का नाम सुना है, लेकिन उसके बावजूद क्या जरूरत आन पड़ी आम आदमी पार्टी का? मुझे नहीं लगता कि इतना कोई बड़ा अस्तित्व कांग्रेस के सामने रहा होगा कि लोकसभा में उसी पार्टी के साथ आपको गठबंधन करना पड़ा, और जब बात विधानसभा चुनाव की आती है, चाहे हरियाणा हो चाहे दिल्ली हो, बिल्कुल रास नहीं आती, क्योंकि जाहिर है विचारधाराएं नहीं मिलती होंगी। देखिए, इंडिया गठबंधन लोकसभा के समय पर बना। इंडिया गठबंधन में तमाम पार्टियां थी, 35-36 पार्टियां थी। हमारे ऊपर भी दबाव था। हमारा जो अलायंस था वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का अलायंस नहीं था, वो इंडिया गठबंधन का अलायंस था, जिसके लिए हम खुले मंच पर कह रहे हैं कि हमसे गलती हुई। हमने, चाहे वो 2-3 मुख्यमंत्री थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, 2-3 बड़े लीडर्स थे, अलायंस पार्टनर्स हमारे, जिनके दबाव में हमने उनके साथ अलायंस किया। वो हमारी गलती थी, बहुत बड़ी गलती थी कि एक आरएसएस के छोटे रिचार्ज के साथ हमने अलायंस किया। अब बात आती है इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ राहुल गांधी जी ने, जो लीडर ऑफ अपोजिशन भी है, संसद में 10 दिन पहले भाषण दिया, और इलेक्शन कमीशन की तरफ से 2 शब्द नहीं निकले हैं उनकी जुबान से। जितने एडल्ट लोग महाराष्ट्र में हैं, उससे ज्यादा वोट बनी हुई हैं। लिखित में क्या ये जवाब कैसे देने हो की बात सकता कही है? है। फिर कहूंगा मैं, इसमें बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि आपने अपोजिशन की बात की कि हम कांग्रेस को देखते हुए बड़े हुए। मैं पूरे मंच से भारत एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में जितने संघर्ष के रास्ते हैं जिनसे लोकतंत्र मजबूत होता है, उन संघर्ष के रास्तों को रोक दिया गया है बहुत सिस्टमैटिक वे में। आप सड़क पर प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, किसान आंदोलन नहीं कर सकता है, आप मीडिया में जाकर अपनी बात नहीं रख सकते हैं। आप अगर बात रखेंगे तो हिंदू मुसलमान के विषय पर रखेंगे, उसके अलावा मुख्य मुद्दे साइड हो जाएंगे। आप आरटीआई के कानून को कमजोर करेंगे, आप आरटीआई के कानून के तमाम आंकड़ों को, हिंदुस्तान के आंकड़ों को छुपाएंगे। आप न्यायालय जाएंगे तो न्यायालय में भी न्याय में हालत यह है कि आज सैकड़ों युवा ऐसे हैं जो बिना आर्ग्यूमेंट के आज उनको न जमानत मिलती है, और न्यायालय भी बहुत से निर्णयों में पक्षपातपूर्ण रवैया अख्तियार करते हुए नजर आता है। राहुल गांधी जैसे लीडर को 2 साल की सजा देकर संसद सदस्यता भंग करवा दी जाती है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगती है। दुर्भाग्य यह है कि आप अखबार में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अखबार आज की तारीख में 90% अखबार बिकने के बाद छप रहे हैं। मीडिया का हालत क्या है, खासतौर पर नोएडा के मीडिया का, कि आप कांग्रेस की एक छोटी सी बात ले आइए, उसको 4 दिन तक चलाएंगे आप, लेकिन मोदी जी जितना मर्जी बड़ा झूठ बोल दें, नहीं चलाएंगे। पूरे हिंदुस्तान के मीडिया ने अगर एक डिबेट की हो कि 30 लोगों की लिस्ट दे दीजिए कुंभ में कौन से 30 लोग मरे हैं, तो मैं आज ही राजनीति से संन्यास ले लूंगा। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आपके संघर्ष के सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं। लेकिन और वो ये बहुत सारी बातें सिस्टमैटिक आपने वे में मीडिया के माध्यम आरएसएस से की ही कही है। विचारधारा रही है कि आप डाइवर्ट कीजिए, डेविएट कीजिए, डिस्ट्रैक्ट कीजिए और डिनाई कीजिए। नीट जैसा एग्जाम 22 लाख बच्चों के, युवाओं के साथ जो गबन हुआ, कौन लोग थे उसके अंदर? सारे के सारे बीजेपी और आरएसएस के लोग थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, क्योंकि नीट की पिटीशन भी मेरी थी। कुछ भी झूठ बोलने मैं फिर बताता हूं। इस मंच का अरे भाई सुनिए ना, देखिए मैं फिर कहूंगा, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया नीट के ऊपर, नीट एग्जाम के ऊपर, वो पूरी तरह से बायस था। मैं फिर कहूंगा बीजेपी के अपने साथी को कि धर्मेंद्र प्रधान की कॉल डिटेल्स निकलवा लीजिए। अगर धर्मेंद्र प्रधान की कॉल डिटेल्स उस समय की ये सरकार सार्वजनिक कर दे, मैं फिर कहूंगा क्या उसमें कहीं पर कोई आपत्तिजनक कॉल्स तो नहीं थी? इसका चेक करवा ले सुप्रीम कोर्ट। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज किसी भी चीज की कोई जांच नहीं होगी। ये मोदी का नया भारत है, इसमें कोई जांच नहीं होगी। कुछ भी बोला जा रहा है भाई इस मंच पर, कुछ भी निराधार बकवास। मैं आ रही हूँ, लेकिन आप इसके अलावा कुछ नहीं बोला जा रहा है। जी माफ कीजिएगा, मीडिया के माध्यम से ही कही है, भारत एक्सप्रेस के मंच से नहीं, मुझे बताइए कौन सी मीडिया में ये नहीं जाते हैं? आलोक शर्मा जो है कौन सी मीडिया में नहीं जाते? रोज जाके बकवास और झूठ बोल के आते हैं, और मीडिया दिखाती है इनको। मीडिया गलत है, सुप्रीम कोर्ट गलत है, इलेक्शन कमीशन गलत है। अरे राहुल गांधी जाकर जो है विदेश की धरती पर कहते हैं कि अमेरिका और ब्रिटेन जो है वो भारत में हस्तक्षेप करे। ये कह रहे थे ना भारत। अभी राहुल गांधी ने नहीं कहा कि दोनों लोग देश जो हस्तक्षेप करें। इस तरह का झूठ नहीं चलेगा। और तो ये झूठ मोदी जी बोल सकते हैं, हम नहीं बोलते। अंग्रेजों की बात करते हैं,
कांग्रेस पार्टी की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को अंग्रेजों ने की। अरे वो अंग्रेज भी अच्छे थे आपसे, कम से कम वो कांग्रेस की स्थापना करने में विश्वास रखते थे। तलवे चाटो अंग्रेजों के, आपकी तरह मुखबरी नहीं करते थे। सवाल दर्शकों का सुभाष चंद्र सवाल। बोस की सेना में युवाओं को सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ नहीं लड़वाते थे। वो अंग्रेज भी अच्छे थे सुन लीजिए आपसे। इनकी अंग्रेज परस्ती। बड़ी कोशिश की मैंने और कि माहौल और तो ठंडा सुनिए। हो। नहीं देखिए, और सुन लीजिए मेरी बात एक तो बार होने दीजिए। दर्शकों का नहीं, सवाल मैं उनको सुन रहा था, सर। मेरी बात पूरी होने दीजिए। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना के जो शुरू के 5 बिंदु हैं, उनमें यह कहा गया कि हम अंग्रेजों की सेवा के लिए कांग्रेस की स्थापना कर रहे हैं। अंग्रेजों के सेवक, एडविना के चरण चाटने वाले, कोई ये शब्द नहीं था के अंग्रेजों खिलाफ की बोल सेवा रहे हैं। करेंगे। हमें आपको एक शब्द नहीं था। प्रणब मुखर्जी ताली बजाने वाले अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें और उस डॉक्यूमेंट को पढ़ें। अच्छा, दोनों के लिए ताली बजाएं एक बार जोरदार पहले तो, और चारों के लिए। बल्कि ये मंच जो था, मुझे लगता है अभी सुबह से जितने भी सेशंस हुए उसमें सबसे ज्यादा ध्यान से आप लोग इसको सुन रहे थे, और उसकी वजह भी होती है कि गर्मा गर्मी होती है। और आलोक शर्मा जी और प्रेम शुक्ला जी जैसे शानदार दो वक्ता हो, जो आपस में मतलब आपस में बात करने की इसीलिए उनकी शुरुआत में अंदाज में मैंने उनकी बोल दी थी ये प्रैक्टिस है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, श्रद्धा आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।